हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आरपीएम विद्यापीठ नीट यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे और अपने पढ़ाइयों में व्यस्त होंगे। बच्चों देखिए, आपका नीट का एग्जाम दोबारा होने वाला है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ट्वेल्थ में है, ट्वेल्थ की तैयारी कर रहे हैं, अभी पेपर नहीं दिए हैं, या जो ड्रॉपर है जिनको लगता है कि हाँ हमारा सिलेक्शन पता नहीं इतने नंबर आए थे, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो लोग अपनी पढ़ाई अभी से दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि सीरीज का नाम हमारा क्या नाम है, क्लास 12 का हम लोग चैप्टर पहला स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सॉल्यूशन, हमारा चैप्टर होगा। और हमारे सीरीज का नाम है विजेता नीट 2027, क्योंकि 26 में जो होना था आपका हो चुका है, अब आपका फोकस कहाँ होगा, 27 में होगा। ये लेक्चर खासकर उनके लिए है जो ड्रॉपर हैं और जो 12th के साथ तैयारी कर रहे हैं, जो बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस लेक्चर में बोर्ड को के जो क्वेश्चन आ सकते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं, वो भी इस पीडीएफ में कवर किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैसी क्या जर्नी होगी, कैसा क्या करना होगा, सारी बातें हम लोग पहले करते हैं। और कुछ बातें आपको समझनी चाहिए कि कैसे आप तैयारी दौरान क्या क्या आपको काम करना चाहिए, क्या काम आपको नहीं करना चाहिए। कुछ चीजें होती हैं, जैसे जो ड्रॉपर होंगे उनको पता है कि हमने क्या गलतियां की थी जिसकी वजह से आज हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, और कुछ 12th जो हमारे बच्चे होंगे, अभी उनकी एज कम होती है, मेच्योरिटी बहुत कम होती है, तो चीजों को समझ नहीं पाता, कोई गाइडेंस उनको नहीं मिल पाता प्रॉपर, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपनी पढ़ाई से, इधर से उधर विचलित हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे क्या हमारा सीरीज चलेगा, कैसे हम क्या पढ़ाएंगे, इसको हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पर आज जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है क्लास 12 का सॉल्यूशन, उसका सिर्फ हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। क्या करने वाले, सिर्फ इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, क्या क्या कैसे कैसे हमको पढ़ना है, सब बातों को हम लोग देखने वाले हैं। फिर यहाँ पर कि जैसे ध्यान दीजिएगा बच्चों कि आज से हमारा जर्नी स्टार्ट होता है, आज से जर्नी हमारा स्टार्ट होता है। आज है 29 मई। क्या है, 29 मई। ये दिन, आज जो आपको 29 मई है, ये दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हो सकता है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए ये तारीख बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज से आप एक नए सफर के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज आप इस चीज को अपने नोट डाउन करिएगा कि आज 29 मई 2026 है। आज से हम अपना नीट का पढ़ाई प्रारंभ कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। जो गलतियां उसको भूल कर दोबारा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और 26 में स्टार्ट करने जा रहे हैं, और 27 में जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाए तो हमें ये ना रहे कि हमारा ये छूट गया, हमारा वो छूट गया। इतनी मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए कि 27 में आपको मन चाहा आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिले, मन चाहे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। ठीक है, तो आपका जो स्टार्ट होता है, डेट स्टार्ट हो रहा है, वो 29 मई 2026 को हो रहा है। किसके लिए, नीट 2027 के लिए हम बात कर रहे हैं। 26 में तैयारी करेंगे और 27 में क्या देंगे, हम लोग पेपर देंगे, जहां पर एक सरकारी कॉलेज की, अब हमको सिर्फ कॉलेज नहीं लेना है, ध्यान रखिए, बच्चे सोचते हैं कॉलेज मिल जाए, कॉलेज के साथ साथ हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमको ऑल इंडिया रैंक, अच्छे रैंक हमको मिले, जिससे हम मनचाहा कॉलेज पाए। कॉलेज तो मिल ही जाएगा, लेकिन मनचाहा कॉलेज पाने के लिए आपको बहुत सारी क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। जैसा हमारा सीरीज का नाम है विजेता, तो हम लोग क्या हो गए, आज से हम लोग क्या बोलेंगे, अपने आपको विजेतियंस बोलेंगे। हम लोग क्या है, विजेतियंस है। अब यहाँ पर दो बात है, एक फाइटर लिखा है, एक ड्रॉपर लिखा है। फाइटर हमारे नजर में वो है जो 12th की तैयारी भी कर रहे हैं, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एक साथ दो काम को मैनेज करना बहुत ही बड़ी बात होती है। ड्रॉपर के पास क्या होता है, उसका 12th हो चुका है, उसको सिर्फ अपनी नीट की तैयारी करनी है। लेकिन जो हमारे 12th वाले बच्चे होते हैं, वो क्या सच में क्या है, वो एक फाइटर है, जो बोर्ड की तैयारी से लड़ रहे हैं और नीट की तैयारी से भी लड़ रहे हैं। और जो हमारे ड्रॉपर होते हैं, कौन से हमारे ड्रॉपर जो बच्चे होते हैं, वो लोग इस चीज को ध्यान रखें कि आप भी फाइटर ही हैं। अगर आप दोबारा तैयारी करने के जो सोच रहे हैं, तो आपके अंदर जज्बा है, इसीलिए आप दोबारा तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं। वरना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2 साल तैयारी किए, 3 साल तैयारी किए, उसके बाद कहते हैं हमारे बस का नहीं है, हम इसको छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो ड्रॉपर वाले बच्चे भी पूरे जी जान लगा के आप 29 मई से अपना सब कुछ स्टार्ट करिए, और जब आपका पेपर हो तो ये ना रहे काश हम ये कर लिए होते, काश शब्द अपनी जिंदगी से निकाल दीजिएगा, तभी आप कहीं पे जाके अपने मनचाहा कॉलेज पर पहुंच पाएंगे। अब यहां देखिए क्या चाहिए हमको, अपने पढ़ाई के दौरान मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए।
लेकिन ये है मोटिवेशन कुछ समय के लिए होता है, मोटिवेशन कुछ समय के लिए होता है। मोटिवेशन सिर्फ आपको इनर्शिया था स्टार्ट करने के लिए, आप थोड़ा स्टार्ट कर लो बस। मोटिवेशन आपको आपकी जर्नी स्टार्ट करने के लिए होती है बस। कि हम आप पूरे साल जब तक पेपर होगा तो आप हमेशा मोटिवेट नहीं रहेंगे, कभी कभी टेस्ट देंगे आप डिमोटिवेट भी होंगे, आपके नंबर कम आएंगे, तबियत खराब होगा, बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है। मोटिवेशन आपको सिर्फ इनिशियली करता है, पुश करता है कि हाँ आप आगे बढ़िए। मोटिवेशन के साथ क्या चाहिए आपको? डिसिप्लिन का चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है कि आप अगर आप कहते हैं कि हमको 8 घंटे पढ़ने को 7 घंटे पढ़ने हैं, तो उस डिसिप्लिन को मेंटेन करिए। आप चेयर पे कम से कम 1.5 घंटे 2 घंटे लगातार बैठने की कोशिश करिए, 20 मिनट का 15 मिनट का गैप लीजिए, फिर बैठिए। तो कम से कम अगर 7 घंटे 8 घंटे का डिसिप्लिन बना रहे हैं, तो पढ़ने के टाइम टेबल बना रहे हैं, तो उसको पर डे उसको करिए। ऐसा नहीं कि आज आपने कर लिया, आज बहुत मोटिवेट हुए, टेस्ट देके आया, आपका नंबर कम आया तो बहुत मोटिवेट हुए, घर पे किसी डांट दिया तो आज इतना पढ़ लिया इतना पढ़ लिया, फिर सप्ताह पूरी कॉपी नहीं खोली। तो मोटिवेट हुआ तो खूब पढ़ लिए, लेकिन डिसिप्लिन कहाँ गई? आपने पूरे सप्ताह की पढ़ाई ही नहीं किया। तो डिसिप्लिन अगर आपके पास होगा तो निरंतर आप लगातार आप लगे रहोगे, डिसिप्लिन में रहोगे, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुंच सकते हो। ठीक है, फिर यहां पर आता है डिसिप्लिन के साथ अगर चलेंगे कहां पहुंच जाएंगे? अपने मन चाहा गवर्नमेंट कॉलेज, वो भी ऑल इंडिया रैंक के साथ। ऑल इंडिया रैंक के साथ आप खुद डिसाइड कर लो कि आप कितने में, टॉप 10 में होगे, 100 में होगे, 1000 में होगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। और ये जो आपको दिख रहा है, ये स्टेथोस्कोप जो आपको दिख रहा है, ये सिर्फ एक डायग्राम, एक फिगर नहीं, एक पिक्चर नहीं है, ये आपका क्या है? इमोशन होना चाहिए कि हमको ये चाहिए ही चाहिए। हर सूरत पे 1 साल इतना मेहनत कर देंगे कि ये हमारे पास हमारे गले में होना चाहिए। अब यहां पे देखिए, अभी हमने कहा था कि मोटिवेशन कुछ समय के लिए, पहले से आपने एडमिशन लिया होगा तैयारी करने के लिए, तो आप खूब मोटिवेट थे, आपने क्या किया? पहले दिन खूब पढ़ाई किया, उसके बाद धीरे धीरे आपका देखिए ग्राफ कहां जा रहा है? ये नीचे कहां जा रहा है? नीचे जा रहा है। और यहां पे देखिए आपको पढ़ाई बिल्कुल क्या हो गया? जीरो। क्या हो गया? जीरो हो गया। ठीक, तो मोटिवेशन तो होना क्या? मोटिवेशन सिर्फ आपको पुश करता है कि आप अपने पढ़ाई को स्टार्ट करिए, पढ़ाई स्टार्ट करिए और आगे बढ़िए। लेकिन यहाँ पे देखिए कि ये लगातार अपना, मान लीजिए इसने 12 घंटे पहले दिन पढ़ाई किया, कितने घंटे? 12 आवर किया, फिर इसने 11 आवर किया, फिर इसने और घटता हुआ इसका चला गया। लेकिन जो बच्चा यहाँ पे मान लो पर डे 8 आवर पढ़ाई कर रहा, पर डे 8 आवर पढ़ाई कर रहा, पर डे 8 आवर पढ़ाई कर रहा है, वो अपने मन चाहे ऑल इंडिया रैंक को हासिल कर सकता है और एक मन चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकता है। तो मोटिवेशन और डिसिप्लिन बहुत डिफरेंस है बेटा। मोटिवेशन से आप मोटिवेट होके 1 दिन 2 दिन खूब पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन एक बार डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन है, तो आप बहुत ही आगे जाओगे। और जब तक, ये देखिए, नीट की तैयारी कोई आम तैयारी नहीं है। बहुत सारे बच्चे पेपर देने वाले होते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ते भी हैं, लेकिन जो डिसिप्लिन में रहकर पूरे साल मेहनत करता है, वही जाके अपने मनचाहा कॉलेज को प्राप्त करता है। अब यहाँ पे देखिए, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, ये पिक्चर बहुत कुछ कहता है, ये पिक्चर बहुत कुछ कहता है। लिखा है कि अगर जो आपका जो निरंतर मेहनत जो आप करते हैं, सक्सेस का सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट क्या होता है? सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट होता है कि आपका निरंतर मेहनत करना। अगर आप निरंतर पूरे साल लगातार लगे रहेंगे, तो आप जहां चाहते हैं जाना, आप वहां पहुंच सकते हैं, किसी भी फील्ड में। ऐसा नहीं कि नीट की ही बात कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते होंगे, अगर निरंतर आप मेहनत करेंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे। अगर देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, कहता है कि बच्चे कहते हैं कि 1 साल के अंदर फर्स्ट ईयर पढ़ना है, 12th पढ़ना, 11th पढ़ना है, 12th पढ़ना है, कैसे सारे पढ़ेंगे? इतने सारे क्वेश्चन है, इतने सारे डाउट्स हमारे आते हैं, कैसे सॉल्व होगा, कैसे हम इतने सारे क्वेश्चन कर पाएंगे? हजारों क्वेश्चन है। तो भैया, पहली बार अगर देखिए, डे 1 पे आपने कितना क्वेश्चन किया? 30 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन किया? 30 क्वेश्चन किया। और 100 डे के बाद आपके कितने क्वेश्चन हो जाएगा? आप सोचिए, एक दिन में 30 क्वेश्चन कर रहे हैं, 100 डे में कितना हो जाएगा आपके पास? 3000। कितने हो जाएंगे? 3000 क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे। तो क्या एक दिन, मतलब यहां पर ये है कि जो अभी देखिए, ये आपको एक गिलास वो खाली दिख रहा है, अभी यहां पर एक बूंद गिरेगी, एक बूंद यहां पर गिरेगी, और यहां पर मान लो हमारा एक बूंद यहां पर गिर गया है। आपने पहले दिन 30 क्वेश्चन किया और लगातार आप क्वेश्चन करते जा रहे हैं, तो आपके पास जो बुकलेट है, आपके पास जो डीपीपी है, सब क्या हो जाएगा? आपका खत्म हो जाएगा, एकदम भर जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि पहली बूंद यहाँ पर गिरी, ये हमारा भरा, और निरंतर एक बूंद पर डे यहाँ पे गिरती रही, और ये जो हमारा ग्लास है कैसा हो गया? पूरा भर गया, पूरा ग्लास हमारा भर गया। ऐसे आपके सपने हैं, अभी आपने सपना देखा है,
आज आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आज आप पहली बूंद अपने जिंदगी पर गिराने वाले हैं और निरंतर लगातार लगातार आप लगे रहेंगे। देखिए, अगर कोई कमजोर बच्चा भी है और पूरे साल लगातार लगा रहता है तो भी कहीं ना कहीं किसी कॉलेज पहुंच जाता है। लेकिन बहुत कुछ लोग मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैं टॉपर हूं, मैं एक दिन पढ़ लूंगा, सप्ताह में 2 दिन पढ़ लूंगा, पहुंच जाऊंगा वहां पर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। टॉपर, आप स्कूल के टॉपर हो गए, नीट के टॉपर नहीं हो। उसके लिए आपको पूरे साल लगातार मेहनत करना पड़ेगा, निरंतर आप लगे रहोगे तब कहीं पहुंच पाओगे। तो यहां पर निरंतर मेहनत करने से आप अपने मन चाहे जगह पर पहुंच सकते हो। ये डायग्राम में पिक्चर आपको कहना है, ये पिक्चर आपको कहना चाह रहा है। लिखा भी यहां पर कि जो निरंतरता होता है टैलेंट को बीट कर देता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई लोग कमजोर होते हैं, नहीं पढ़ते यार, बढ़िया बहुत बढ़िया बेस नहीं रहा, लेकिन लगातार पूरे साल लगे रहते हैं, लास्ट में रिजल्ट निकलता है और बहुत खुश होते हैं कि हाँ हमको सर ये वाला कॉलेज मिल गया, हमको ये वाला कॉलेज मिल गया। हमने ऐसे ही बच्चे देख रखे हैं जो बहुत ही टैलेंटेड हैं, अपने स्कूल के टॉपर हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर आए हैं, अपने स्टेट टॉपर आए हैं, लेकिन जब वो पढ़ाई करने बैठते हैं उनको लगता है मुझे सब आता है, सब आता है, तो कुछ भी नहीं आता है, ये समझ लीजिएगा। और आप उसे ट्रैप में फंस जाते हो, हमको यार ये चीज आ रहा है, हमको आ रहा है, जब टेस्ट होता है आपके नंबर कम आते हैं, फिर आप डिमोटिवेट होते हो, फिर आपका मेंटल स्ट्रेंथ गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो आप निरंतर पढ़िए भाई साहब, आप अपना 8 घंटा 9 घंटा टाइम टेबल बना लीजिए और उसको पर डे फॉलो करिए। हो सकता है कभी कभी आपका चीज ना हो पाया, किसी इश्यूज की वजह से आपकी तबीयत ना ठीक रही, तो उसको आप कैसे भी एडजस्ट करिए। ठीक है, चलिए। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है, ये इसको बड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको पढ़ाई के दौरान डिस्ट्रैक्ट तो बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि ये छोटी सी उम्र है, अभी आप 12th में हो, 12th पास हो गए, अभी उम्र आपके 18 है, 20 है, 22 है। इस उम्र में आप डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हो, सोशल मीडिया से हो जाते हो, किसी को देख के हो जाते हो, तो डिस्ट्रैक्शन आपके आसपास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है। तो इसलिए कहता हूं मैं कि भैया अगर अभी आप 12th में हैं, नीट तैयारी करना चाह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप किसी का पीछा मत करिए, किसी का पीछा ना करिए। आप तिलियों को पीछा करना छोड़ दीजिए, आप अपना खुद का एक गार्डन लगाइए। गार्डन मतलब यहाँ पर है कि आप इतना मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए कि आप इतना सक्सेसफुल हो जाए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। जिसके पीछे आज आप भाग रहे हैं, कल वो आपके पीछे भागता ना हुआ है तो कहिएगा। इसलिए कह रहा हूं कि आप अपने करियर फोकस करिए, अपने गोल पे फोकस करिए, अपने एम पे फोकस करिए, ताकि आप जो चाह रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं, एक गवर्नमेंट कॉलेज जहां से आपकी लाइफ सिक्योर हो सके, आप अपना सेटल कर सको अपने आप को। आपका टारगेट वो है, आप किसी के पीछे भागने टारगेट आपका नहीं है। आपका टारगेट क्या है कि आप खुद का अपना गार्डन ग्रो करें, अपना करियर ग्रो करें, और जिसके पीछे भाग रहे थे वो आपके पीछे भागता हुआ आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल बेटा डिस्ट्रैक्ट ना हो, पढ़ाई ही करना है आपको, जब तक आप अपना मनचाहा कॉलेज को प्राप्त ना कर ले। फिर यहां पर देखिए, ये कुछ बातें जो सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, कुछ बातें तो लोग कहते हैं ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, लोग कहते हैं, वो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन उसको हम करते हैं कैसे हैं, कैसे कर पाते हैं, कितनी कठिनाइयां आती हैं, ये सबको देखिए। कुछ बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन लागू करना बहुत कठिनाइयां हमको महसूस होता है, कैसे करेंगे, कैसा होगा, क्या होगा, है ना। तो इन बात लिखा है, कुछ बातें जो सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन लागू करने में बहुत ही मुश्किल होती है। क्या क्या बातें हैं? कुछ लोग कहते हैं टाइम टेबल बना लेंगे, ऐसा सीट कहे आज मैं 5 घंटे पढ़ लूंगा, 6 घंटे पढ़ लूंगा, आज मैं 3 चैप्टर पढ़ लूंगा, 4 चैप्टर पढ़ लूंगा। तो भैया ऐसे अगर आप टारगेट रखते हो तो आप टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हो। तो आपको एक रियलिस्टिक टारगेट रखना है कि मान लीजिए आज हमको 50 क्वेश्चन करने हैं, जिसको आप टारगेट को अचीव कर सको। ऐसा नहीं कि हम आज 200 क्वेश्चन करेंगे, 300 क्वेश्चन करेंगे, आप कर ही ना पाओ, डिमोटिवेट हो जाओ। तो ये बातें जो आप कहते हो कि हम इतना सारा टाइम टेबल बन, ये इतना क्वेश्चन कर देंगे, क्वेश्चन कर देंगे, तो ये बात सुनने में अच्छी लग रही है। कोई कह रहा है 500 क्वेश्चन कर सकते हो, ये बात सुनने में अच्छी लग रही है, लेकिन आप कर कितना सकते हो? आप अपना रियलिस्टिक टारगेट सीट बना के रखिए कि हमारे 50 क्वेश्चन करेंगे, 10 क्वेश्चन करेंगे, 20 क्वेश्चन करेंगे। दूसरी बात है कि अपने आप प्रोग्रेस को डेली ट्रैक करो कि आपका प्रोग्रेस कैसा है। एक डायरी बनाओ, डायरी में लिखो कि आज मैं इतने देर पढ़ाई किया, इतना देर मेरा टाइम टेबल में 8 घंटे पढ़ाया बनाया था, 9 घंटे बनाया था, आज मैं 6 घंटे पढ़ पाया, 7 घंटे पढ़ पाया, कहां कमी रह गई। जहां तक अगर मुझे कल पढ़ाना हो तो लेक्चर मुझे कल लेना होगा, लेक्चर में आज ले रहा हूं तो मैंने कल रात उसका प्लान किया होगा, उसके बाद मैं उसको ट्रैक करूंगा, मैं जहां तक प्लानिंग मैंने किया था पहुंच पाया कि नहीं पहुंच पाया।
उसी प्रकार आप जो काम का प्लान बना रहे हैं कि हमको ये पढ़ाई इतना, ये चैप्टर को फिजिक्स में पढ़ना है, केमिस्ट्री में पढ़ना, बायो में पढ़ना है, आप जो ट्रैक बनाए हो कि हमको यहाँ तक पहुंचना है, क्या वहां तक पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए, इसको आप रोज अपना प्रोग्रेस को ट्रैक करिए, ठीक। और रिवाइज लगातार, रिवीजन बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि कल पेपर है नीट का तो आज हम रिवाइज कर लेंगे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई टीचर आपको चैप्टर पढ़ाए, मान लो सॉल्यूशन पढ़ा रहा हूं, सॉल्यूशन चैप्टर आपका खत्म हो गया, उसके बाद आप 3 दिन बाद चैप्टर दोबारा रिवाइज किए, 3 दिन बाद नहीं कर पा रहे हैं तो विद इन वीक 7 दिन के अंदर चैप्टर को रिवाइज करिए, वरना आप उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स जो भी बताया गया सब क्या हो जाएगा आपका, भूलने लगेंगे धीरे धीरे। तो रिवीजन बहुत जरूरी होता है नीट एग्जाम, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हैं, अगर आप प्लान बना के नहीं चलेंगे तो आप नहीं पहुंच पाएंगे अपने मंजिल तक। क्लियर? तो आप रिवीजन पर डे करिए, पर डे जो पढ़ाया गया, जैसे मैं लेक्चर लिया उसको रिवीजन करिए, कल लेक्चर लूंगा उसको आप रिवीजन फिर से स्टार्ट से करिए, चैप्टर खत्म हो जाए, चैप्टर खत्म 3 दिन बाद 7 दिन बाद फिर रिवीजन करिए। क्या आता है? एक्टिव लर्निंग आता है। 2 तरह लर्निंग होता है, एक्टिव लर्निंग और पैसिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग लाइफ में बहुत जरूरी है। पैसिव लर्निंग क्या होती है सर, कि हमने एनसीईआरटी बुक खोल दिया, लाइन से अंडरलाइन करते चले गए, ऐसे पढ़ते चले गए, मंत्र की तरह अंडरलाइन करने से ऐसा नहीं होने वाला है। पढ़िए, समझिए, टेस्ट दीजिए, उसका प्रॉपर सेल्फ नोट्स बनाइए, तब होता है। ऐसा किताब खोल लिया, अंडरलाइन कर लिया, ये तुम्हारा हो गया पैसिव लर्निंग हो गया। एक्टिव लर्निंग क्या होता है कि आप जो पढ़ा है आपने उस टॉपिक का आप क्वेश्चन खुद बना के देखिए, चैट जीपीटी से क्वेश्चन मांगिए, कहीं से क्वेश्चन मांग के उसको प्रैक्टिस करिए, आप टेस्ट दीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, और जो पढ़ाया गया है, मान लो कि टीचर ने आपको 8 पेज पढ़ाया, उसका आप खुद का शॉर्ट नोट्स बनाओ, 1 पेज में पढ़ाया, 1 पेज 1.5 पेज में वो नोट्स पूरा बन जाए। ये होता है आपका एक्टिव लर्निंग। अगर आपका एक्टिव लर्निंग बढ़िया होगा तभी आप पहुंच पाओगे अपने मंजिल तक। फिर यहां कह रहा है यूज टाइमर टू स्टे फोकस। टाइमर रखिए अपने पास, ऐसा घड़ी रखिए तो टाइमिंग होता। मोबाइल में टाइमर लगा के मत रखिए, एक नोटिफिकेशन आएगा, आपने मोबाइल उठाया, टाइम देखने नोटिफिकेशन, आप क्लिक कर दिए, 2 घंटे आप कहां गायब हो गए, इंस्टाग्राम का रील स्क्रॉल करते करते 2 घंटा हो गया। पढ़ने में आपको 20 मिनट आपकी हालत खराब हो जा रही है, लेकिन रील देखते देखते आप 2 घंटे 3 घंटे निकाल दिए, आपको बड़ा मजा आ रहा है। जो अभी आपको मजा दे रहा है कल आपको सजा देगा, और जो आज आपको सजा लग रहा है ना, कल आपको मजा देगा। ठीक है? तो ये कहना चाहता हूं कि मोबाइल अपने से बहुत दूर रखिए। अगर आप फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम, तो आप डीएक्टिवेट कर दीजिए। आपका काम नहीं चल पा रहा तो रखिए, एक टाइम टेबल फिक्स करिए, मैं 30 मिनट चलाऊंगा, 20 मिनट चलाऊंगा पूरे दिन में। ना चलाओ उसके, अरे भाई आज आप बंद कर दीजिए और 1 साल बाद आप खोलते हैं तो मैं नाम के जब क्या लगाएंगे, डॉक्टर, क्या लगाएंगे, डॉक्टर लगाएंगे। ठीक है? तब देखिएगा जो रिक्वेस्ट अभी पेंडिंग पड़ी, क्या हो रहा, सारे रिक्वेस्ट कर एक्सेप्ट हो जाएंगे, एक्सेप्ट हो जाएंगे। तो आप मोबाइल को त्याग दीजिए, सिर्फ मोबाइल आपके डाउट्स के लिए, आपके पढ़ाई के लिए होना चाहिए। ये सोशल मीडिया के में फंसोगे तो ट्रैप में फंसते हुए चले जाओगे। तो टाइमर रखो जिससे आपको, हाँ 1 घंटा 2 घंटा टाइमर फिक्स कर लो कि हाँ क्वेश्चन लगाना है, 60 क्वेश्चन है, इसको मुझे 45 मिनट लगाना है, 1 घंटे में लगाना है। मोबाइल में टाइमर ना लगा के एक स्टॉप वॉच लीजिए, टाइमर वाला वॉच ले लीजिए, इसमें आपको टाइम दिखता है कितना टाइम हो गया है। डिजिटल डिटॉक्स, इसकी हमने बात किया हुई। डिजिटल डिटॉक्स हुई, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया। आपने को यूट्यूब खोल लिया, एक रील किसी को अच्छी लगी, एक मोटिवेशन वीडियो देख लिया, अच्छा लगा और देख के चले गए। ठीक है? कोई दूसरी वीडियो आ गई, उसको देखना चालू कर दिया। तो भैया आप डिजिटल डिटॉक्स बहुत जरूरी है, इनसे आप दूर रहें। इससे सोशल मीडिया से आप दूर रहें। जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक आपको सोशल मीडिया यूज करना नहीं। ये मान लीजिए जब मोबाइल उठाऊंगा, जब हमारे फोटो दिखेगा कहां पर, सोशल मीडिया पे, ये हमारा क्या है, ऑल इंडिया रैंक आया हुआ। ठीक? फिर यह लिखा है डोंट इग्नोर मेंटल हेल्थ। तो आप अपने मेंटल हेल्थ को इग्नोर नहीं कर सकते। पढ़ाई के दौरान आपकी तबीयत खराब होगी, आपके लेक्चर छूटेंगे, आपका टेस्ट छूटेगा, आपके नंबर कम आएंगे, बहुत सारी चीजें आपको फेस करना पड़ेगा। इससे आपके मेंटल स्ट्रेंथ पे बहुत ज्यादा दबाव पड़ने वाला है। जब भी लगता है कि हाँ हमको थोड़ा वीक फील कर रहे हैं, कमजोर फील कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, डिप्रेशन टाइप में हम महसूस हो रहा है कि डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो तुरंत क्या करिए, आप तुरंत अपने भाई से, अपने माँ बाप से, अपने गुरु से बात करिए। सर ये दिक्कतें आ रही हैं, मम्मी ये दिक्कतें आ रही है, पापा ये दिक्कत, भाई ये दिक्कत आ रहा है, ताकि आप डिप्रेशन की तरफ ना बढ़े। यही लोग हैं जो आपको आगे निकाल के, बाहर निकाल के अपने दोस्तों शेयर करिए, कि ताकि आप किसी चीज को अकेले सोच सोच घुटे ना। क्लियर? ये बातें सुनने में तो बड़ी
अच्छी लग रही होंगी, लेकिन करना बहुत ही क्या होता है मुश्किल। पहले ही कहा ये सब बातें सुनने बड़ी अच्छी लग रही, बड़ी अच्छी लग रही, हाँ 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 सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, लेकिन करना बहुत ही मुश्किल है। अगर मुश्किल काम आप अभी कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे, तो आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको कोई गद्दी चाहिए, गद्दी मतलब सीट, तो आज आपको एक सीट पर बैठ के 8 घंटे 9 घंटे गुजारने पड़ेंगे। गद्दी पाने के लिए गद्दी पर बैठना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं बच्चों से कि गद्दी पे एक गद्दी चाहिए, तो गद्दी पाने के लिए गद्दी पे आपको बैठना पड़ेगा। गद्दी मतलब आपको सीट हो गया। एक गवर्नमेंट सीट चाहिए तो आपको पढ़ने के लिए आपको सीट पर बैठना पड़ेगा कम से कम 8 से 9 घंटे पर डे मिनिमम, तब कहीं जाके आप अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे। फिर हमारे पास कुछ फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ सिलेबस हैं। ये चैप्टर आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना है। फिजिकल केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, ऑर्गेनिक भी मैं ही पढ़ाऊंगा, इनऑर्गेनिक भी मैं ही पढ़ाऊंगा। मैं वादा करता हूं, दावा करता हूं, इतना बढ़िया समझाऊंगा कि छोटी छोटी बात आपके दिमाग में घुस जाएगी। लेकिन उसके लिए आप पूरे साल भाई साहब हमारे साथ लगे रहिएगा। आप खुद कहोगे हाँ सर ये चीज हमारे डाउट होते थे, डाउट आते हैं, सारे डाउट हमारे क्लियर हो गए। बहुत अच्छा लगा पढ़ के, समझ में आ रहा है, ठीक है। सारी बातें खुद कमेंट में करोगे। आज नहीं, आज हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम है, अभी 50-55 लोग सब्सक्राइब किए होंगे, बहुत कम सब्सक्राइबर हमारे पास है। वीडियो हमारा ज्यादा ग्रोथ नहीं करेगा अभी, लेकिन जब ये आज इस वीडियो जो आज मैं आज बना रहा हूँ उसको 4 साल 5 साल जब देखूंगा ना, तो कहूंगा हाँ कि मैं स्टार्टिंग कहाँ से किया, जीरो से। जैसे आज आप जीरो से स्टार्ट करने वाले, वैसे मैं भी जीरो से स्टार्ट करने वाला इस चैनल की, ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि पहला चैप्टर होगा मोल कॉन्सेप्ट, ये आपको देखना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर देखना, जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। अब ये जो हमारे पास एक केमिकल इक्विलिब्रियम, अनइक्विलिब्रियम लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में सिर्फ इक्विलिब्रियम नाम से चैप्टर यहाँ पर दिया गया है। ये पढ़ना है, रेडॉक्स पढ़ना है, सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री भी हमको यहाँ पर पढ़ना है। इतने टॉपिक हमको पढ़ने हैं। किस पे? फिजिकल केमिस्ट्री में आपके इतने टॉपिक्स, सिर्फ इतने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, इतने टॉपिक्स आपके पेपर में आएगा। अब देखिए बच्चों, चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है, चैप्टर हमारा क्या? सॉल्यूशन। क्लास 12 का पहला चैप्टर है क्या हमारा? सॉल्यूशन। क्या है? सॉल्यूशन चैप्टर है। इसमें कितना इंपॉर्टेंस है, नीट के जरिए से कितना इंपॉर्टेंस है, बोर्ड के जरिए से इसको हम लोग देखने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, वेटेज और इंपॉर्टेंस कितना चैप्टर का समझते हैं। नीट 2027 में कम से कम 2 क्वेश्चन आपको मिले। कितने क्वेश्चन मिले? 2 क्वेश्चन। मतलब आपको इस चैप्टर से नीट में कितने? 8 मार्क्स तो पक्के हैं। 8 मार्क्स तो क्या है आपके? पक्के हैं, ठीक है। और बोर्ड में कम से कम कितना? 5 नंबर। कितना आता है? 5 नंबर का आपको कहां मिलेगा? बोर्ड में। तो बोर्ड के नजरिए से 5 नंबर और नीट के नजरिए से 8 नंबर। तो अच्छा खासा इस चैप्टर का वेटेज है नीट में और बोर्ड में भी। क्या कुछ की टॉपिक्स हमारे हैं जिनको आपको यहाँ पर चैप्टर में पढ़ने हैं? ध्यान दीजिए क्या की टॉपिक्स हमारे पास हैं। हम पढ़े कंसंट्रेशन टर्म को। क्या पढ़े? कंसंट्रेशन टर्म को। मोलारिटी क्या होती है, मोलरिटी क्या होती है, मोल फ्रैक्शन क्या है, नॉर्मेलिटी क्या है, और बहुत सारी चीजों को हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, ठीक है। इन सब चीजों को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड देखेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस देखा आप लिक्विड के अंदर, हेनरी लॉ देखेंगे, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एजियोट्रॉप्स क्या होता है इसको भी हम लोग देखने वाले हैं आगे चल के। इस चैप्टर का ओवरव्यू चैप्टर आपको क्या पढ़ना है। फिर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमारा हो गया। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कैसे पढ़ेंगे? RLBP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये आता है आपके क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर। ये 4 टॉपिक आने वाले हैं। फिर आता है बेंटॉफ फैक्टर, जिसको हम लोग आई से दिखाते हैं। इसमें एसोसिएशन और डिसोसिएशन किसको पढ़ेंगे? सॉलिड का। सॉलिड कैसे जुड़ रहे हैं, सॉलिड कैसे हमारे टूट रहे हैं। तो यही हमारा चैप्टर का मेन टॉपिक यही है। इसी को पूरे चैप्टर हम लोग खत्म करेंगे। जितने लेक्चर लगेंगे, 10 लगेंगे, 12 लगेंगे, 15, मुझे नहीं पता कितने लगेंगे। मुझे ये पता है कि मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। लेक्चर चाहे 16 लग जाए, चाहे लेक्चर 15 लग जाए, ताकि आपको कोई डाउट ना आए। क्वेश्चन करते नीट में तो क्वेश्चन फंसने वाला ना रहे, बोर्ड में क्वेश्चन फंसने वाला आपका ना रहे। हमारा टारगेट है कि अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आते हैं तो आपको छूटने वाला ना रहे। नीट में 8 नंबर अगर आ रहा है इससे तो 8 नंबर फिक्स हो जाए, और बोर्ड में 5 नंबर आ रहा है तो 5 नंबर आपका फिक्स हो जाए। ये हमारा ओवरव्यू हो गया इस चैप्टर का।
हो सकता है जब लेक्चर पढ़ाऊं तो बहुत बच्चों को फर्स्ट से पढ़ाऊंगा, मोलारिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब बच्चे पढ़ चुके हैं, तो उनको थोड़ा बोरियत लगे। भाई बोरियत नहीं, कुछ सीखना है, कुछ चीजें मैं नया नया भी सिखाऊंगा जो आपने सीखा नहीं होगा, स्कूल में को पढ़ाया नहीं गया होगा। क्लियर? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आता है व्हाट इज सॉल्यूशन, क्या है सॉल्यूशन, क्या है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, सॉल्यूशन क्या होता है। लिखा सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है जहां पर दो या दो से ज्यादा, टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस होते हैं। इसका मतलब क्या है, जो सॉल्यूशन हमारा बन रहा होगा वहां पर दो से ज्यादा क्या होते हैं, मिक्सचर किए जा रहे होंगे। मतलब हो सकता है आपके पास सॉल्यूशन के अंदर दो लोग होते हैं, सॉल्यूट होता है, क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट होता है, क्या होता है, सॉल्वेंट। अगर हम पानी के अंदर चीनी मिला रहे होंगे, नमक मिला रहे होंगे, तो यहाँ पर जो चीनी और नमक की मात्रा अगर हमारी कम हो गई तो बोलेंगे सॉल्यूट बोलेंगे, और पानी को लोग क्या बोलने वाले हैं पर सॉल्वेंट बोलने वाले हैं। इनको मिलाने के बाद ध्यान समझिएगा, अगर आपके पास क्या बच्चों के बीकर, क्या है आपके पास कोई है बीकर है, इसके अंदर हमने क्या भर रखा है, ये भरा हुआ हमारा पानी, क्या भरा, ये पानी भरा हुआ है, और बाहर से हमने क्या मिला दिया, बाहर से मिला दिया यहाँ पर सॉल्ट मिला दिया, क्या मिला दिया, सॉल्ट मिला दिया। अब बताइए क्या पानी के अंदर हमारा नमक घुल जाएगा, नहीं घुल जाएगा, यस सर नमक हमारा घुल जाएगा। अब क्या ये ट्रांसपेरेंट हो गया, क्या पूरी तरीके से हमारे सॉलिड के पार्टिकल थे वो सॉल्वेंट में घुल गए, यस सर घुल गए, घुल गए नहीं घुल गए, यस सर घुल गए। जहां पर सॉलिड के पार्टिकल सॉल्वेंट में पूरी तरीके डिसॉल्व हो जाते हैं वो कहलाते हैं हमारे क्या, होमोजीनियस, कहलाते हैं होमोजीनियस मिक्सचर कहलाए। ठीक, फिर लिखा है, लिखा भी है कि होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में क्या लिखा हुआ है कि इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट। कैसे होगा बेटा, यूनिफॉर्म होगा, पूरी तरीके से क्या होंगे, यहाँ पर डिसॉल्व हो जा रहे होंगे। फिर जो साइज ऑफ पार्टिकल होता है किसका, सॉल्यूशन का, कितने साइज के पार्टिकल सॉल्यूशन के होते हैं, 1 नैनोमीटर से कितना, अप टू 1 नैनोमीटर, नैनो है 10 के पावर माइनस का 9, 10 के पावर माइनस का 9, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ फॉर सॉल्यूशन है वो होते हैं अप टू 1 नैनोमीटर होता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, सॉल्यूशन शो प्रॉपर्टीज ऑफ ईच सब्सटेंस मिक्स्ड। कह रहा जो सॉल्यूशन होता है हमारा, जैसे हमारे सॉल्यूट मिलाया, सॉल्वेंट मिलाया, क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, सॉल्यूशन, क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया गया क्या बना, सॉल्यूशन बना। तो सॉल्यूशन हर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को वहां पर हमको बताता है कि हाँ यहाँ पर क्या ये था, क्या वो था, तो हर प्रॉपर्टी को ऊपर शो करता है कहां पर, सॉल्यूशन के अंदर। ईच सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ 1 सॉल्वेंट एंड 1 और मोर सॉल्यूट। अब इसे हमने कहा सॉल्वेंट हमारा पानी हो गया, हमने मिलाया चीनी, तो हमारा क्या बन गया, होमोजीनियस मिक्सचर बन गया, क्या तैयार होगा सॉल्यूशन। हमने मिला दिया नमक, अब कितने मिला दिए हमने, यहाँ पे 2, एक से ज्यादा क्या मिला, सॉल्यूट मिला दिया, एक से ज्यादा क्या मिलाया, सॉल्यूट मिला दिया। तो सॉल्वेंट तो हमेशा हमारा एक हो रहा होगा और सॉल्यूट हमारे एक से ज्यादा हमारे सकते हैं, 1 और मोर देन 1 हो सकता है। ठीक, जो सॉलिड के पार्टिकल हैं सॉल्वेंट में पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व कर जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, क्या बनाएंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। इसका मतलब है कि सर अगर हमारा हेटेरोजीनियस होगा तो सॉल्यूशन बनाएगा नहीं। आपने यहाँ पर नमक मिलाया, इसके अंदर मिल गया पानी के अंदर, लेकिन बालू मिलाए, क्या बनाएंगे, बालू मिलाएंगे, बालू हमारा घुलने वाला नहीं है, चाहे टेम्परेचर बढ़ा ले चाहे प्रेशर बढ़ा ले, कुछ भी कर ले, हमारा बालू पानी में घुलने वाला नहीं है। तो इसका मतलब हमारा यूनिफॉर्म थ्रू आउट होने वाला नहीं है सॉल्यूशन, हमारा प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म नहीं होगी तो हमारा क्या होगा, हेटेरोजीनियस हो जाएगा। हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन को बनाने वाले नहीं है। सॉल्यूशन तभी बनेगा जब सॉलिड के पार्टिकल सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे। क्लियर, अ सॉल्यूट इज केमिकली सब्सटेंस व्हिच डिसॉल्व, जिसको हम घोलते हैं, जिसको हम घोलते हैं वो क्या होता है, हमारा सॉलिड क्या होता है, सॉलिड होता है। While solvent कौन होता है बेटा, solvent is a chemical substance in which dissolution take place। तो solvent वो होता है जिसके अंदर घोलते हैं, जैसे पानी, पानी हमारा solvent था, उसके अंदर हमने चीनी घोला था, वो हमारे क्या solute था। जिसको घोलते हैं वो क्या होता है, solute, जिसमें घोलते हैं वो क्या होता है, हमारा solvent होता है। solvent डिसाइड करता है कि सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट कैसा होगा। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो हमारा क्या होगा, लिक्विड सॉल्यूशन होगा, गैस है तो गैसेस सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्वेंट डिसाइड करता है कि सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट कैसा होगा। हाँ ध्यान दीजिए बच्चों, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि सॉल्यूट
कौन है सॉल्वेंट, कौन है सॉल्यूशन के अंदर। हमने क्या कहा, किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए कुछ बेसिक बात यहाँ बताई गई है। 2 केस में इसको हम समझ जाएंगे, बड़े आसानी समझ जाएंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है। पीछे हमने देखा था, क्या देखा था पीछे, हमने कहा था जो सॉल्वेंट डिसाइड करता है फिजिकल स्टेट इसका सॉल्यूशन का। अगर सॉल्वेंट लिक्विड, सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा। सॉल्यूशन लिक्विड है, सॉल्वेंट भी हमारा लिक्विड होगा। क्लियर। अब यहां पे कह रहा है कि व्हेन कंपोनेंट आर इन डिफरेंट फिजिकल फेज। अब कंपोनेंट का मतलब यहां पे 2 लोग, कंपोनेंट मतलब यहां पे क्या है, 2 लोग। कौन कौन है, कंपोनेंट का मतलब यहां पे हो जाएगा हमारे पास एक सॉल्यूट, एक क्या हो जाएगा हमारे पास सॉल्वेंट। ठीक है। इस चैप्टर में सॉल्यूट को दिखाते हैं B से या 2 से, और सॉल्वेंट दिखाते हैं A या 1 से। तो कंपोनेंट यहां पर हमारे पास जो है, कंपोनेंट का मतलब होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अगर डिफरेंट फिजिकल फेज में होंगे, कैसे फिजिकल फेज हमारा हो सकता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो क्या देखने को मिल रहा होगा, कंपोनेंट प्रेजेंट इन सेम फेज, कंपोनेंट प्रेजेंट इन सेम फेज एज ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। हिंदी में समझो, बढ़ के एकदम देसी तरीके समझो कि आपने चीनी पानी मिला दिया, चीनी पानी मिला दिया, पानी की मात्रा ज्यादा, चीनी की मात्रा क्या है कम, सॉल्यूशन कैसा बनेगा हमारा लिक्विड। तो पानी जो हमारा सॉल्वेंट कैसा है, यहाँ पे सॉल्वेंट हमारा कैसा है सर लिक्विड, सॉल्वेंट लिक्विड है, सॉल्यूशन भी लिक्विड कहला रहा होगा। क्या हमने कहा कि चीनी सॉल्यूट है, कम मात्रा मिलाया जा रहा है, और जो हमारे पास वाटर है वो क्या है सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा हमारे पास लिक्विड, सॉल्यूशन कैसा बनेगा लिक्विड सॉल्यूशन बन रहा होगा। तो जैसा हमारा सॉल्वेंट का फेज होगा वही किसका होगा, हमारे सॉल्यूशन का फेज होगा। सिंपल सा मतलब ये है। क्लियर। सॉल्वेंट का फेज जो होगा वही सेम फेज इसका होगा सॉल्यूशन का होगा। अब यहां पे देखिए क्या कह रहा है कि ए आपके पास क्या दे रखा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ए आपके पास सॉलिड है, ए कोई कम आपका सॉलिड हो सकता है, सॉल्वेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ए हमारा यहाँ पे बोला क्या है सॉल्यूट, क्या है ये सॉल्यूट है। और बी बोला क्या है, बी हमारे पास क्या है सॉल्वेंट का है, सॉल्वेंट है। अब बताइए, अभी कहा था जो सॉल्वेंट होगा, जो फेज सॉल्वेंट का होगा वही फेज सॉल्यूशन का होगा। तो बच्चों यहाँ पे सॉल्वेंट का फेज क्या है लिक्विड, सॉल्यूशन का फेज कैसा हो जाएगा लिक्विड। सेम फेज आ गया नहीं आ गया, यस सर आ गया। अब कह रहे हैं कि जो ए हमारे पास है इसको हमने क्या बोला, क्या सॉल्वेंट का है, ये सॉल्वेंट है, और बी हमारे पास क्या है सॉल्यूट, क्या है सॉल्यूट है। ध्यान समझिएगा, ए सॉल्वेंट बी सॉल्यूट। अब यहाँ पर सॉल्वेंट का फेज कैसा है, सॉलिड कैसा है सॉलिड फेज है, तो सॉल्यूशन भी कैसा होगा हमारे पास सॉलिड, कैसा होगा सॉलिड फेज का हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। अगर आप एक तरीका बताता हूं कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट, सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्वेंट एक हमारा सॉल्यूट होता है। क्लियर। ज्यादा कौन प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में, उसका ट्रिक देखिए। सॉल्वेंट में कितना अल्फाबेट है 1 2 3 4 5 6 7, कितना अल्फाबेट है 7 अल्फाबेट है। और सॉल्वेंट में कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6 हैं। तो याद रखिएगा हमेशा मोर अमाउंट में, लार्जर अमाउंट में कौन होगा सॉल्वेंट होगा, लेसर अमाउंट में कौन होगा सॉल्यूट होगा। क्योंकि यहाँ पे 6, यहाँ पे कितने हैं 7 है, ऐसे याद कर लेंगे। तो जो फेज सॉल्वेंट का वही फेज सॉल्यूशन का। डोमिनेंट कौन करेगा, जो बड़ा होगा। क्लियर। अब आता है केस नंबर 2, कह रहा व्हेन कंपोनेंट एंड द फाइनल सॉल्यूशन शेयर द एग्जैक्ट सेम फेज। अब कंपोनेंट जैसे आप हमारे पास क्या है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है, तो सॉल्यूट भी किस में होगा हमारे, यहाँ पर सॉल्वेंट है, ये बस क्या है सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कैसा है सेम फेज है, तो जब आप फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसका भी फेज क्या होगा सेम होगा, उसका भी क्या होगा। देखिए क्या काम ने, कंपोनेंट कौन 2, ये हो गया हमारे पास क्या, ये हो गया सॉल्वेंट, ये हो गया सॉल्यूट। तो कंपोनेंट हो गया 2, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट और सॉल्यूट कंपोनेंट हो गया। तो जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसका भी फेज सेम होगा। या सॉल्वेंट का फेज क्या है लिक्विड, सॉलिड क्या है लिक्विड। तो जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसका भी फेज कैसा होगा सेम, कैसा होगा एग्जैक्ट सेम होगा। तो ये भी हो जाएगा लिक्विड का हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे सॉल्वेंट कैसा है,
अभी मैंने कहा सॉल्वेंट ही सॉल्यूशन को डिसाइड कर रहा होगा, तो यहाँ पे कितना है ये लिक्विड, ये भी हमारा लिक्विड हो जाएगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। क्लियर। अल्कोहल ये सॉल्यूट है, कितना दे रखा है ये 30 ml दे रखा है, ये कितना दे रखा है हमको 100 ml, तो ज्यादा जो हो क्या होगा हमारा सॉल्वेंट, क्या होगा सॉल्वेंट होगा। कैसा ये लिक्विड, सॉल्यूशन भी कैसा हो जाएगा हमारा लिक्विड हो जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं कि दोनों का हमारा सेम फेज है, सॉल्यूशन भी हमारा सेम फेज होगा, सेम फेज है सॉल्यूशन भी हमारा सेम फेज में आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा। बोला आ सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट। 3 कंपोनेंट का मतलब यहां पर है कि एक सॉल्यूट होगा, सॉरी एक सॉल्वेंट होगा और 2 क्या होगा यहां पास सॉल्यूट होंगे। हमारे के पास ये हो गया वाटर, इसमें हो गया सॉल्ट एंड शुगर, तो यहां पर 2 सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है, इसको बोले टर्नरी, क्या बोलते हैं टर्नरी सॉल्यूशन बोलते हैं, टर्नरी सॉल्यूशन बोलते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं, एक सॉल्यूशन है 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, ए बी और सी। ए बी सी में कुछ भी हो सकता है जिससे मिलकर हमारा सॉल्यूशन तैयार हो रहा है। अब देखिए लिक्विड हमारा कौन है, बी हमारा लिक्विड फेज में है और सॉल्यूशन भी किस फेज में है लिक्विड फेज में है। तो क्या याद कर आपको कुछ आ रहा है कि सॉल्यूशन का फेज लिक्विड है तो सॉल्वेंट का फेज भी क्या होगा लिक्विड होगा। तो बी हमारा क्या है, बी हमारा क्या है, बी हमारा सॉल्वेंट हो गया। क्लियर। और ए एंड सी ये हमारे क्या रहेंगे सॉल्यूट, क्या रहेंगे सॉल्यूट हो जाएंगे। क्लियर। क्वेश्चन कर रहा है कि व्हिच कंपोनेंट एक्ट एज सॉल्वेंट, तो जो सॉल्यूशन का फेज है वही फेज देख लीजिए, इसमें किसका दिख रहा है बी वाले का, तो आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। लिखा भी है कि फाइनल सॉल्यूशन लिक्विड है, यस सर लिक्विड है, तो लिक्विड कंपोनेंट हमारा कौन सा है बी वाला। क्लियर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी वाला, वही हमारा सॉल्वेंट कहला रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे मिक्सचर दे रखा है एक्स वाई और जेड, तीनों का सेम फेज है, लिक्विड ये भी है, लिक्विड ये भी है, लिक्विड ये भी है, सॉल्यूशन भी कैसे बनेगा सेम फेज का, क्या बनेगा लिक्विड बनेगा। अब यहां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सॉल्यूट को पता करना है और सॉल्वेंट को पता करना है, तो सॉल्वेंट जो ज्यादा होगा, जो ज्यादा होगा वही क्या होगा हमारा सॉल्वेंट, और जो कम होगा हमारा क्या होगा वो सॉल्यूट होगा। तो ज्यादा कौन है यहाँ पे, कितना ml है 10 ml, ज्यादा कहां मोल में ज्यादा हो सकता है, मास में, वॉल्यूम में, तो यहां मोल 10 मोल दे रखा है, तो हमारे पास जेड हमारे पास क्या हो जाएगा सॉल्वेंट हो गया, और सॉलिड क्या हो जाएगा एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई क्या हो जाएगा सॉलिड हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या सॉल्यूशन दे रखा है। कह रहा है कि जेड एक्ट एज सॉल्वेंट, बिल्कुल बात सही है, जेड ज्यादा है तो सॉल्वेंट जैसे एक्ट कर रहा हो, क्योंकि ये मैक्सिमम मोल इसके पास है, मैक्सिमम मोल वैल्यू कितना है 10 मोल जो जेड के पास है। और कंपोनेंट एक्स एंड वाई कैसे एक्ट कर रहे होंगे सॉल्यूट जैसे, क्यों क्योंकि ये क्या है कम है, क्या है ये कम है। उम्मीद करता हूं समझ में आपको आ गया होगा। चलिए अब क्लासिफिकेशन किसके बेस पे किया जा रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेस ऑफ वाटर एज अ सॉल्वेंट। अगर हमारा सॉल्वेंट वाटर होगा तो कैसा होगा हमारा वो एक्वस, कैसे सॉल्यूशन होगा एक्वस सॉल्यूशन होगा। बच्चों क्या कहा हमने कि अगर हमारा सॉल्वेंट वाटर, सॉल्वेंट हमारा क्या है वाटर, हमारा एज अ सॉल्वेंट होगा तो बनाएगा एक्वस, क्या बनाएगा एक्वस बनाएगा। वाटर सॉल्वेंट को छोड़ के कोई दूसरा सॉल्वेंट होगा तो कहलाएगा वो नॉन एक्वस, क्या कहलाएगा नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहला रहा होगा। अगर ध्यान से देखें तो यहां पर देखिए ये हमारा क्या है सॉल्ट, यहां पास क्या है शुगर, तो हम सॉल्ट को मिला रहे होंगे, जो मिलाया जा रहा होगा वो होता है सॉल्यूट, और जिसमें मिला रहे हो क्या होता है हमारा सॉल्वेंट। तो किसमें मिला रहे हैं वाटर में, तो वाटर हमारा क्या है सॉल्वेंट है, ये हमारा क्या है ये सॉल्यूट है। चीनी को मिला रहे पानी के अंदर, जिसमें किसमें मिलाया गया वाटर, तो वाटर क्या हो जाएगा सॉल्वेंट हो जाएगा। और किसको मिला है चीनी को, शुगर क्या हो जाएगा सॉल्यूट हो जाएगा। तो क्या सॉल्वेंट हमारा यहाँ पर क्या है वाटर है क्या, यस सर। अगर वाटर क्या हो जाएगा एक्वस, क्या कहलाएगा एक्वस सॉल्यूशन कहला रहा होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे एथेनॉल में मिलाया जा रहा है, क्लोरोफॉर्म में मिलाया जा रहा है, तो यहाँ पर आपको सॉल्वेंट है वो पानी तो नहीं है, एथेनॉल है क्या है क्लोरोफॉर्म है।
क्या मिला रहे हैं? आयोडीन मिला रहे हैं किसके? एथेनॉल के अंदर। अरे बोलिए, आयोडीन कहां मिलाया जा रहा है? क्लोरोफॉर्म के अंदर। तो जिसको मिला रहे हैं क्या ये हमारा सॉल्यूट, ये क्या हमारा ये सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमारा क्या है? पानी तो नहीं है, तो क्या कहलाएगा? नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहला रहा होगा। इसी प्रकार क्लोरोफॉर्म वाटर तो नहीं है सॉल्वेंट, तो कहलाएगा हमारा ये नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहला रहा होगा। चलिए अब यहां पे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन के अंदर या नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेस पे क्लासिफिकेशन हो रहा है, इसका सॉल्यूशन का हो रहा है। ध्यान समझिएगा, अगर यहां पे आपके पास टाइप ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं? बाइनरी। हमारे एनसीईआरटी में हमारे बोर्ड के लिए यही पढ़ना है। कौन सा? बाइनरी पढ़ना है। बोर्ड में आपका क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन दिया गया है, ठीक है। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन में बाइनरी, टर्नरी, क्वाटनरी होता है। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने? दो कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट है? दो कंपोनेंट है। अगर बच्चों यहां पे कंपोनेंट 2 है तो इसका मतलब है कि एक होगा सॉल्यूट और एक होगा क्या? सॉल्वेंट। तो दो लोग हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट 2 है, तो सॉल्यूशन कैसा कहलाएगा? बाइनरी कहलाएगा। बाइनरी लिखा भी है, जहां पे एक सॉल्यूट हो एक सॉल्वेंट कहलाएगा हमारा बाइनरी कहलाएगा। एग्जांपल, पानी सॉल्वेंट हो गया और सॉल्ट हमारे क्या? सॉलिड हो गया। तो एक सॉल्यूट है और एक हमारे पास क्या है? सॉल्वेंट है। तो चीनी पानी का घोल, नमक पानी घोल क्या हो जाएगा? हमारा ये बाइनरी हो जाएगा। क्लियर? टर्नरी में क्या होगा? जहां पे लिखा कंपोनेंट कितने? 3 होंगे। याद रखना है कि सॉल्वेंट तो हमेशा एक ही होगा और यहाँ पे 2 क्या हो जाएंगे? सॉल्ट 2 हो जाएंगे, हमारे पास सॉल्यूट हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया सॉल्ट ले लिया और आपने शुगर ले लिया, ठीक, और यहां आपने क्या ले लिया? वाटर ले लिया। क्या ले लिया? वाटर ले लिया। क्लियर? तो कितने लोग हो गए यहां पर? नमक, पानी, नमक, चीनी और पानी, 3 लोग हो गए। तो 3 कंपोनेंट है तो कहलाएगा टर्नरी, कहलाएगा टर्नरी कहलाता है। जहां पर 2 सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, 2 सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट, क्या बोलते हैं? टर्नरी बोलते हैं। एग्जांपल भी लिखा है, सॉल्ट एंड शुगर इन वाटर। तो जिसको मिलाया जा रहा है, किसको? चीनी और नमक को पानी के अंदर। क्लियर? तो बने क्या? ग्लूकोज। क्या बनाएगा? हमारा ग्लूकोज बना रहा होगा ये। तो ये अगर टर्नरी हो गया। अब बोला क्वाटनरी, कितने लोग यहाँ पर? 4 होंगे। यहाँ पे सॉल्वेंट तो एक ही होगा, सॉल्वेंट तो एक ही होगा। सॉल्ट कितना? 3 सॉल्यूट होंगे। क्लियर? यहाँ पे 2 इसको 3 कर लीजिए। क्लियर? अब यहां पे देखिए, ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड मतलब ग्लूकोज NaCl और पोटेशियम क्लोराइड KCl को पानी के अंदर मिलाया जा रहा है। क्या बनाएगा? ORS। क्या बन रहा है? ORS। तो ORS के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज होता है, KCl होता है, NaCl होता है। तो कितने लोग मिले? 1 2 3 सॉल्यूट है, एक हमारा सॉल्वेंट को ना वाटर। तो 4 कंपोनेंट है, कहलाएगा हमारा क्वाटनरी कहलाता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ये नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेस पे 2 कंपोनेंट बाइनरी, 3 कंपोनेंट टर्नरी, 4 कंपोनेंट क्वाटनरी। क्लियर? बस, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, 5-6 की जरूरत नहीं है। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन में किसके बेस पे किया गया है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बेस पे। अब यहां लिखा है डाइल्यूट सॉल्यूशन और आता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आता है। साफ साफ समझिएगा, बड़े आसान शब्दों में। डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो यहां पर आपके पास लेसर मात्रा में, कम मात्रा में क्या होगा? लेसर अमाउंट में होगा सॉल्यूट। कौन होगा? सॉल्यूट होगा। और सॉल्वेंट क्या होंगे हमारे? मोर, या बोल सकते हैं लार्जर अमाउंट बोल सकते हैं, ठीक है। वो होगा हमारे पास सॉल्वेंट हो जाएगा। इसका मतलब कम मात्रा में होगा वो होगा हमारा सॉल्यूट, और ज्यादा जो होगा हमारा क्या होगा? वो सॉल्वेंट। इसका मतलब है कि अगर हम चीनी को पानी में कम कम मिला रहे हैं, वैसे हमने कहा 100 ml हमारे पास क्या है? 100 हमारे पास क्या है? वाटर है। उसमें हमने 10 ग्राम क्या मिलाया? चीनी। 10 ग्राम मिलाया, 10 ग्राम चीनी मिलाया। तो सॉल्वेंट की मात्रा कम, सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा है
100 ml है और सॉलिड कितना मिला है, 10 ग्राम मिला है, कम है, तो कैसे सॉल्यूशन बनेगा हमारा, डाइल्यूट। क्या बनेगा, डाइल्यूट बनेगा। क्लियर। इसी प्रकार लिखा भी इसको पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, कंटेन लेसर अमाउंट सॉल्यूट पार्टिकल इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब क्या, सॉल्वेंट के कंपेयर में सॉल्यूट के पार्टिकल कम होंगे एज कंपेयर टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्लियर। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल ज्यादा है, सॉलिड के पार्टिकल कम है। 100 ग्राम आपके पास क्या है, 100 ml क्या आपके पास, पानी है, 10 ग्राम चीनी मिला है, चीनी कम है, सॉलिड हो गया, पानी का हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो कैसा सॉल्यूशन बनेगा हमारा, डाइल्यूट सॉल्यूशन हमारा तैयार हो जाएगा। अब आता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कैसा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आता है। यहां पे इसका उल्टा हो जाएगा, ज्यादा क्या होगा यहां पर, ध्यान दीजिएगा, जो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा क्या होगा यहां पर, इस बार सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और कम क्या होगा यहां पास, सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। किसकी तुलना में बात की जा रही है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। ज्यादा का मतलब ये नहीं सॉल्वेंट हमारा बहुत कम हो गया है, ज्यादा का मतलब है कि यहां पे अगर हम बात करें बच्चों, तो हमारे पास कितने बीकर, मान लिया 2 बीकर है, एक बीकर ये, एक बीकर ये, ठीक है। इसके अंदर हमने मिलाया पानी, क्या मिलाया इसके अंदर, पानी मिला दिया। क्लियर। उसके बाद बाहर से ये हमारा है 100 ml, कितना है 100 ml, ये हो गया, और 100 ml हमारे पास ये हो गया, पानी हो गया। क्या समझिएगा, इसके अंदर हमें मिलाया 10 ग्राम, क्या मिला, 10 ग्राम शुगर मिला दिया ए के अंदर, और बी हमने क्या मिला दिया, इसके अंदर मिला 30 ग्राम, क्या मिला, 30 ग्राम क्या मिला दिया हमने, शुगर मिला दिया। तो इस केस में जो ए वाला है वो क्या कहलाएगा, हमारा डाइल्यूट कहलाएगा, डाइल्यूट, क्योंकि दोनों में 100 ml है, लेकिन यहां पर चीनी की मात्रा सिर्फ 10 ग्राम है, यहां पे 30 ग्राम है। तो ये ए वाला केस किसके लिए हो जाएगा, हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हो जाएगा, और बी वाला किसके लिए हो जाएगा, हमारा कंसंट्रेट के लिए हो जाएगा। क्लियर है। तो लिखा कंटेन मोर सॉल्यूट पार्टिकल इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के अंदर देखो, यहां पे सॉल्वेंट के अंदर 100 है, सॉल्वेंट यहां पे कितना था, 100 था, बट यहाँ पे हमें 10 ग्राम मिला है, यहाँ हमने 30 ग्राम मिला, तो लिखा है कि मोर सॉलिड पार्टिकल। तो भैया 10 था, यहाँ पे कि 30 हो गया, तो मोर सॉलिड पार्टिकल हो नहीं हो गया, यस सर हो गया। ठीक है, किसी कंपेयर में, डाइल्यूट सॉल्यूशन के कंपेयर में। तो भाई डाइल्यूट सॉल्यूशन कंपेयर कर रहे हैं ना, ये बात कंपैरिजन में की गई है कि यहाँ पे कंसंट्रेटेड के कंपेयर में बात किया गया है। तो कंसंट्रेटेड कितना 30 ग्राम था, यहाँ 10 ग्राम है, ये हो जाएगा हमारा डाइल्यूट। और हमारे यहाँ पे किसे बात कर रहे हैं, डाइल्यूट के कंपेयर में बात कर रहे हैं, डाइल्यूट कितना है 10 ग्राम, ये कितना है 30 ग्राम, तो हमारा कंसंट्रेट हो जाएगा ये। क्लियर। ये बात कंपैरिजन में की गई है, ये मत याद करना कि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ज्यादा, सॉलिड ज्यादा हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता है। क्लियर। इसे क्वेश्चन कराते हैं और अच्छे समझ में आपको आ जाएगा। क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन है ये, क्या ये क्वेश्चन है कि 3 विद्यार्थी हैं, 3 स्टूडेंट हैं, एक का नाम ए, दूसरे का नाम बी, तीसरे का नाम क्या सी है, और सबने अपने अपने कप के आगे ए बी सी अपने लिख रखा है। क्लियर। तो यहां पर जो ए स्टूडेंट है उसके पास सॉलिड कितना है 10 ग्राम, कितना ग्राम है 10 ग्राम है, और बी, और उसके बाद बी भी कितने हैं 20 ग्राम है, और सी भी कितने हैं यहाँ पे 10 ग्राम है। सॉल्वेंट ए वाले के पास 100 ml वाटर है, बी वाले के पास 100 ml वाटर है, सी वाले के पास 500 ml वाटर है। अब यहां पे अगर हम तुलना करें ए और बी की बात करें, ए और बी की बात, जो पीछे पढ़ा है सेम वही क्वेश्चन मिल गया आपको। अगर ए और बी की बात करें तो यहां पर आपके पास ये और ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारे पास क्या है, ये दोनों क्या है सॉल्वेंट, क्या है ये सॉल्वेंट। क्लियर। और यहां पे ये दोनों हमारे पास क्या है, ये क्या है सॉलिड, क्या है ये सॉल्यूट है। सॉल्वेंट तो फिक्स है और सॉल्यूट हमारा कम ज्यादा हो रहा है। अब बताइए कि 2 बच्चे हैं ए और बी, ये ए है ये बी है, इसके पास 100 ml है, इसके पास भी 100 ml है, इसने 10 ग्राम चीनी मिला, इसने 20 ग्राम चीनी मिला है। ज्यादा मीठा कौन होगा, ए वाला कि बी वाला, तो ज्यादा चीनी मिलागा तो बी वाला मीठा होगा, तो इसको बोले कंसंट्रेट बोलेंगे एज कंपेयर टू ए, क्योंकि ए में सॉलिड के पार्टिकल कम है, बी में सॉलिड के पार्टिकल ज्यादा है। क्लियर। तो यहाँ पे 10 ग्राम है, यहाँ पर 20 ग्राम है, तो बी वाले में सॉलिड के पार्टिकल ज्यादा है, तो कहलाएगा कंसंट्रेट कहलाएगा। ए वाले में कम है, तो कहलाएगा हमारा ये डाइल्यूट कहलाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर हम कंपेयर करते ए और बी को तो क्या बोलेंगे, बी हमारा
कंसंट्रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू ए, ये हमारा डाइल्यूट है। फिर क्वेश्चन उठता है कि अगर हम ए और सी कंपेयर करते हैं, ए और सी को करते हैं, देखिए ए और सी की बात कर रहा है, ए और सी की बात कर रहा है। जो सॉल्यूट के पार्टिकल यहाँ पे कितने हैं, ए के अंदर कितने हैं, 10 ग्राम शुगर है, और यहां भी ये 10 ग्राम क्या है, शुगर है। लेकिन यहां पे ध्यान देने बात क्या है, ये सॉल्वेंट कौन, सॉल्वेंट है कितना रखा है, 100 ml, कितना है 100 ml है, यहां कितना हो गया 500 ml हो गया, ठीक है। अब इनमें से हमारा कौन कंसंट्रेट होगा, कौन हमारा डाइल्यूट होगा। क्या यहां पर आपको जो सॉल्वेंट है, क्या यस सॉल्वेंट है, क्या यहां पर सॉल्वेंट ज्यादा हो गया है, 10 ग्राम सॉल्यूट है, यहां पे 10 ग्राम सॉल्यूट है। अब वही बात हो गई ना, आपके पास ए स्टूडेंट उसके पास 100 ml वाटर है और सी के पास 500 ml वाटर है, चीनी उसने मिलाया 10 ग्राम, से मिलाया 10 ग्राम। अब भैया उसके पास पानी ज्यादा, उसकी मिठास क्या होगी, कम, इसकी मिठास क्या होगी, ज्यादा, इसकी ज्यादा मिठास का होगा, हमारा कंसंट्रेट हो जाएगा। तो यहाँ पर सी वाला है वो हमारा हो जाएगा कैसा, डाइल्यूट, क्योंकि यहाँ पर पानी ज्यादा हो गया है और ए वाले पानी क्या कम है, हो जाएगा हमारा ए हमारा कंसंट्रेट हो जाएगा और सी हमारा क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। आइए देखते हैं आंसर क्या है, ए हमारा कंसंट्रेट है और सी हमारा क्या हो गया है, डाइल्यूट हो गया। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोशिश किया हूं कि अच्छे से आपको दिमाग पर क्वेश्चन को उतार सकूं, डाइल्यूट को और कंसंट्रेट का डिफरेंस आपको समझा सकूं। और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन किसके बेस पे है, कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को जो हम ऐड कर रहे होंगे उसके बेस पे है, क्लियर है। अब इसमें 3 पढ़ना है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। एनसीईआरटी हमारे ये 2 दे रखा है, एनसीईआरटी में हमारे ये 2 दे रखा है। बोर्ड नजरिए से आपको पहला और दूसरा ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर। अब कह रहा है यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन होता है उसको पढ़ेंगे, अनसैचुरेटेड कौन होता है उसको पढ़ेंगे, सुपर सैचुरेटेड कौन होता है उसको भी हम लोग पढ़ने वाले। ध्यान समझेगा, आपको समझ में आ जाएगा, वरना डाउट आप लेके चला जाओगे घर। तो ध्यान पूरा है लगाना ताकि समझ में आपको एक बार में आ जाए। तो सैचुरेटेड क्या होता है बेटा, कि जहां पे एक सॉल्यूशन क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, इसका मतलब है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिलाया जा रहा होगा। तो सॉल्यूशन के अंदर जब मैक्सिमम अमाउंट क्या हो, मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट हो, तो डिसॉल्व हो रहा कहां पर, सॉल्वेंट के अंदर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। मतलब एक हमने फिक्स टेम्परेचर रख दिया जहां पर हम पानी के अंदर चीनी को मिलाया जा रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि हमारा चीनी घुलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब यहां बात बोले कि पर्टिकुलर टेम्परेचर को ना घटाना है, टेम्परेचर को ना बढ़ाना है। मतलब हमारे एक फिक्स टेम्परेचर 20 डिग्री, कितना 20 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो एग्जांपल क्या बोल रहा है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर, किसमें 20 डिग्री सेल्सियस पे हमने यहाँ पे 31 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को डिसॉल्व किया, कहां पर, 100 ग्राम वाटर के अंदर। इसका मतलब है कि अब अगर हम 31 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट के और ज्यादा मिलाने की कोशिश करेंगे, 31 ग्राम तक तो ये घुल गया, अब हमारे सॉल्यूट के पार्टिकल घुल नहीं रहे हैं। इसका मतलब क्या है, 31 ग्राम से हम 35 ग्राम का 40 ग्राम का जाके नीचे हमारा वो सेटल डाउन हो जाएगा, डिसॉल्व होने वाला नहीं है। तो सैचुरेटेड का मतलब होता है कि जहां पर एक फिक्स टेम्परेचर पर हम सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल को मैक्सिमम डिसॉल्व कर चुके हैं। अब अगर डिसॉल्व कर रहे होंगे तो डिसॉल्व नहीं हो रहा होगा, जाके बीकर पे, कंटेनर पे जाके नीचे हमारा वो सेटल डाउन हो जा रहा होगा, उसे बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो लिखा भी है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर हमने मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट को, कौन सॉल्यूट हमारा है, पोटेशियम नाइट्रेट 31 ग्राम लिया है, इसको हमने इस पर डिसॉल्व कर दिया। इसके बाद और कोशिश करेंगे, एक फिक्स टेम्परेचर पर डिसॉल्व होने वाला नहीं है, जाके टेस्ट ट्यूब पे, बीकर पे, कंटेनर जो भी होगा उसके नीचे हमारा सेटल डाउन हो जाएगा, घुलेगा नहीं, उसे बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, क्लियर। अब आता है पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये क्या होता है, जहां पर ध्यान दीजिएगा, कंटेन लेसर सॉल्यूट डिसॉल्व इन द मैक्सिमम लिमिट दैट कैन डिसॉल्व। इसका मतलब है कि हमारे पास लिमिट कितना है, हमारे पास लिमिट बच्चों देखिए हमारे पास कितना था 30, देखिए ध्यान दीजिए पिछले लिमिट कितना 30, कितना ग्राम, 31 ग्राम था, कितना ग्राम था, 31 ग्राम था। इस बार हमने कितना ग्राम डिसॉल्व किया, सिर्फ हमने यहाँ पर इस बार 20 ग्राम को डिसॉल्व किया,
और लिमिट कितनी थी 31 ग्राम था। डिजॉल्व कितना किया हमने 20 ग्राम किया। इसका मतलब क्या है समझो ध्यान से कि एक फिक्स टेम्परेचर पर कितना फिक्स टेम्परेचर पर आप मैक्सिमम 20 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को डिजॉल्व कर रहे हो 100 ग्राम वाटर के अंदर। इसका मतलब क्या है सर कि जहां पर आप कम सॉल्यूट के पार्टिकल को डिसॉल्व करो तो मैक्सिमम लिमिट कितनी थी इसकी 31 कितना 31 ग्राम था। कितना हमने डिसॉल्व किया इसके अंदर 20 ग्राम। कितना किया 20 ग्राम किया। ध्यान समझिएगा लिमिट 31 थी, डिसॉल्व आपने 20 ग्राम किया तो हमारा डिसॉल्व हो जाएगा एक गिवन टेम्परेचर पे। इसका मतलब है जैसे हमने कहा कि हमारे पास कोई टेस्ट ट्यूब था, कोई बीकर हमारे पास था जहां पर हम 21 ग्राम तक मिला सकते थे, लेकिन हमें सिर्फ कितना मिला है हमने सिर्फ 20 ग्राम मिला है। तो जहां पर सॉलिड के पार्टिकल बिना टेम्परेचर घटाए बढ़ाए आपके बढ़िया डिसॉल्व हो जा रहे होंगे उसे बोलते हैं क्या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जहां पे लिमिट से कम सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट के अंदर घोल रहे हैं, लिमिट से कम सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर घोल रहे हैं वो होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। एक हमारा आता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, बहुत ही इसमें बड़ा जादूगिरी इसके अंदर है। क्या जादू इसके अंदर ध्यान समझिएगा। अभी पढ़ा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर हम सॉल्यूट के पार्टिकल को और डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहां पर क्या होता है ध्यान समझिएगा। हमारे पास क्या है लिक्विड है, ठीक है। हमने क्या किया लिक्विड के अंदर हमें मान लिया कितना मिला 31 कितना 31 ग्राम मिला। ध्यान समझिएगा। अब हमने क्या किया यहाँ पर टेम्परेचर क्या टेम्परेचर दिया। टेम्परेचर देने से इसके लिक्विड पार्टिकल कहां हो जाएंगे दूर दूर हो जाएंगे और सॉलिड को बाहर से मिलाया इसके अंदर घुल जाएगा। इसे मान लिया लिमिट कितना 31 ग्राम था, हमें टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या हो गया लिक्विड के पार्टिकल थोड़े दूर दूर हो गए। इसके अंदर हमने 5 ग्राम और मिला दिया, 5 ग्राम हमने और मिला दिया। ध्यान समझिएगा। अब लिक्विड के पार्टिकल दूर दूर हो गए, स्पेस हो गया, जाके हमारे 5 ग्राम इसके अंदर और घुल जाएगा। अब घुलने के बाद क्या करेंगे इसको बिना हिलाए डुलाए से रख देंगे और ठंडा धीरे इसको ठंडा करेंगे। क्या करेंगे ठंडा करेंगे। अब ठंडा करने के बाद क्या होगा उसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया, जाके हमारे पास क्या हो गया उसे सॉल्यूशन के अंदर वो एब्जॉर्ब हो गया, घुल गया पूरी तरीके से। ठीक है, तो यही हमारा कहलाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है, जहां पर कंटेन मोर देन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। लिमिट कितनी थी 31 ग्राम थी और उसके अंदर हमने मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट को और घोल दिया। कितना घोल दिया इसमें 5 ग्राम। तो यहाँ पे कंटेन मोर देन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट से ज्यादा घोल दिया, जैसे बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कैसे घोला गया होगा, पहले 31 ग्राम घोला, टेम्परेचर बढ़ाया, पार्टिकल दूर दूर गए, बाहर से सॉल्यूट मिलाया, उसके अंदर घुल गया, उसको डिस्टर्ब नहीं किया, धीरे धीरे ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद क्या हो गया उसके अंदर पूरी तरीके से वो घुल जो है चाशनी हमारी बनती है, उसी प्रकार हमारा यहाँ हो रहा होगा। हनी जैसे हमारा शहद हमारा होता है। क्लियर, इसका एग्जाम्पल क्या होता है शहद होता है। समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन किसके बेस पे, फिजिकल स्टेट के बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन सॉल्यूशन जो किया जा रहा होगा वो फिजिकल स्टेट के बेस पे किया जा रहा होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा गैसियस। ध्यान से बात समझिएगा, गैसियस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा हमारा है गैसियस है, तो सॉल्वेंट कैसा होगा। अगर सॉल्यूशन गैसियस है तो सॉल्वेंट भी कैसा होगा हमारा गैस का होगा, गैस होगा। पक्का ये बात। तो जो फेज सॉल्यूशन का वही फेज सॉल्वेंट का, जो फेज सॉल्वेंट का वही फेज सॉल्यूशन का। तो यहां पर देखिए गैस सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट क्या होगा गैस, गैस और गैस। पहले गैस को हमने गैस से मिलाया, गैस को गैस से मिलाया, जैसे मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, बहुत सारे गैस आपस में एक दूसरे में मिली हुई हैं एक फिक्स कंपोजिशन के अंदर। तो हमारे क्या बनाते हैं फिक्स कंपोजिशन है, फिक्स है कि 78.8 हमारे पास ये होगा, ऑक्सीजन इतना होगा, अदर गैस हमारे पास इतनी होगी। क्लियर, जब फिक्स अमाउंट में होता हमारा बनाता है होमोजीनियस सॉल्यूशन, हमारा होमोजीनियस मिक्सचर वहां बनता है। तो यहाँ पे गैस को गैस के अंदर मिलाया गया है, तो क्या मिला है मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस हमारे एनवायरनमेंट में ज्यादा है, ऑक्सीजन हमारे क्या है कम है, तो ज्यादा जो है क्या है ये जो हो गया हमारा सॉल्वेंट, क्या हो गया सॉल्वेंट। ये कम क्या होगा हमारे पास सॉल्यूट। तो क्या सॉल्यूट सॉल्वेंट मिला हुआ है, यस सर।
फिर आता है लिक्विड को मिला रहे हैं गैस के, लिक्विड को मिला रहे हैं गैस के अंदर। अब देखिए नाइट्रोजन गैस, फिर से वही बात, ज्यादा प्रेजेंट है हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है। क्या मिला हमने, क्लोरोफॉर्म, क्या मिला है, क्लोरोफॉर्म मिला दिया। तो क्लोरोफॉर्म क्या है, लिक्विड, लिक्विड को हमने मिक्स क्या कर दिया, गैस के अंदर, ये एग्जांपल हो गया। सॉलिड को डिजोल्व करें कहां पर, गैस के अंदर, सॉलिड डिजोल्व करें गैस के अंदर। आपने देखा होगा क्लास 9 में पढ़ा होगा सब्लिमेशन रिएक्शन, जहां कपूर जो आपके पास होता है, कपूर कैसा होता है, सॉलिड, कैसा होता है, सॉलिड होता है। उसको जब हम माचिस लगाते हैं, इसको जलाते हैं, तो सीधा कहां बनता है, सीधा सॉलिड कहां तक, गैस में। लिक्विड फेज में चेंज नहीं होता, सीधा सब्लिमेशन होता क्या है, जहां पर आपका जो सॉलिड था वो सीधे कहां जाता है, गैस फेज में, उसे बोलते हैं सब्लिमेशन बोलते हैं। तो यहाँ सॉलिड का कपूर, कैंपर, कपूर कहां हो गया, नाइट्रोजन गैस, कहां मिल गया, एनवायरमेंट में कौन सा गैस प्रेजेंट है, नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, वहां जाके ये मिल गया। क्लियर है। तो कपूर कैसा था हमारा, सॉलिड था, ये सॉलिड था, और ये आपस क्या होगा, ये सॉल्वेंट, कौन, नाइट्रोजन गैस, जाकर उसमें मिल जा रहा होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा गैसियस सॉल्यूशन क्या होता है। फिर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर लिक्विड, क्या सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। तो पक्का है सॉल्वेंट कौन होगा, सॉल्वेंट कौन होगा बच्चों, सॉल्वेंट होगा, लिक्विड कौन होगा, लिक्विड होगा। समझ में आ गया, सॉल्वेंट, लिक्विड, लिक्विड और लिक्विड, पक्का। अब हमारे पास फेज 3 है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉल्यूट हमारा एक बार गैस, एक बार लिक्विड, एक बार सॉलिड। गैस को लिक्विड के अंदर मिला रहे हैं, यही हमको मेन पढ़ना है, यही टॉपिक। गैस को मिला है लिक्विड के अंदर। तो बताइए कोल्ड ड्रिंक, बच्चा, तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर कौन सी गैस होती है, कोल्ड ड्रिंक है क्या, कोल्ड ड्रिंक के पास एक फ्लेवर है, पानी मिलाया गया, कुछ फ्लेवर मिलाया गया, तो पानी हमारे क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। और बाहर से क्या, उससे कुछ फ्लेवर मिला दिया होगा, इसको पैक करते हैं, कौन सी गैस भरते हैं, नाइट्रोजन, कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल पैक किया गया होगा, तो उन्हें बाहर से हाई प्रेशर लगा, क्या हाई प्रेशर लगाया, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। तो हमने गैस को कहां डिजोल्व किया, लिक्विड के अंदर। लिखा है कोल्ड ड्रिंक CO2 इन लिक्विड, ये भी एग्जांपल होता है। और जो हमारे वाटर के अंदर क्या बनता है, ऑक्सीजन गैस, इसकी मात्रा कम है, ऑक्सीजन पानी में कम होता है ना, ये होगा सॉल्यूट, ये हो गया हमारे पास क्या, सॉल्वेंट। अरे बोलो, कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या हो जाएगा, तो हमारे पास CO2 क्या है, CO2 गैस, ये क्या हो जाएगा पास, ये जाएगा सॉल्यूट। और किसे मिला रहे होंगे, वाटर में, वाटर में क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। उनमें आ गया लिक्विड। लिखिए एग्जांपल, जैसे एथेनॉल डिजोल्व इन वाटर, ठीक है। एथेनॉल को, एथेनॉल इज गुड सॉल्वेंट, एथेनॉल को हम कहां मिला रहे होंगे, पानी के अंदर मिला रहे होंगे। तो यहाँ एथेनॉल की मात्रा को जिसको मिला रहे हैं वो कम होगा, और जिसमें मिलाया जा रहा है क्या होगा, ज्यादा। तो जो मिलाया जा रहा है वो सॉल्यूट हो जाएगा, कौन मिलाएगा, एथेनॉल। जिसमें मिलाया जा रहा है वो सॉल्वेंट, किसमें, वाटर में। क्लियर। तो लिक्विड एथेनॉल भी होता है, लिक्विड हमारा वाटर, लिक्विड, लिक्विड एग्जांपल हो गया। अब आता सॉलिड इन लिक्विड का। अब चीनी हो गया, नमक हो गया, चीनी भी क्या है हमारे पास, सॉलिड है, नमक हमारे पास क्या है, सॉलिड है, ग्लूकोज हमारे पास क्या है, सॉलिड, कहां है, पानी के अंदर मिला दो। तो सॉलिड एग्जांपल होता है क्या, ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर, या शुगर डिजोल्व इन वाटर कर दो। क्लियर, समझ में आ गया आपको ये चीज, बढ़िया से, अच्छे से। चलिए फिर आता है यहाँ पर सॉलिड सॉल्यूशन का सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट क्या होगा बच्चों, सॉल्वेंट होगा, सॉलिड क्या होगा, सॉलिड होगा, क्या होगा, सॉलिड होगा। ध्यान दीजिए, सॉल्वेंट, सॉलिड, सॉलिड और सॉलिड। फेज कौन सा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो गैस को डिजोल्व कहां करो, सॉलिड हमारा क्या है, गैस का डिजोल्व हो रहा है सॉल्वेंट के अंदर। तो लिखा है सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्लेडियम। प्लेडियम हमारा सॉलिड है, हाइड्रोजन हमारा क्या गैस, उसको उसके अंदर मिलाया जा रहा है। लिक्विड को मिलाया जा रहा है सॉलिड के अंदर, लिक्विड को मिलाया सॉलिड के अंदर। अब देखिए अमलगम ऑफ मरकरी, अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम, ठीक है। तो लिक्विड हमारा क्या है, मरकरी हमारे क्या, रूम टेम्परेचर क्या होता है, लिक्विड होता है, क्या होता है, लिक्विड। सोडियम मिलाया गया, ठीक है। अब लास्ट हमारा था सॉलिड डिजोल्व इन सॉलिड। तो कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड। तो कॉपर भी क्या है, अब हमारा जो ज्वेलरी बनती है, गहना बन रहा है, तो जो प्योर गोल्ड होता है बेटा वो बहुत सॉफ्ट होता है। उससे अगर कोई ऑर्नामेंट बनवाता है, कोई गहना बनवाता है, तो हमारा टूट सकता है, उसमें कुछ इंप्योरिटी मिलाते हैं, हमने कॉपर मिला दिया। तो कुछ मात्रा में जो मिला रहा होगा, कौन में कुछ मात्रा में मिला, कॉपर कहां पर, गोल्ड के अंदर। तो गोल्ड ज्यादा होगा तो हमारा सॉलिड क्या हो गया, गोल्ड हो गया, और सॉलिड क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा।
क्लियर। तो ब्रास, ब्रास क्या है, ये सब एलॉय है। अब ब्रॉन्ज में क्या होता है, कॉपर क्या होता है, जिंक होता है। ब्रॉन्ज में क्या होता है, कॉपर और एसन होता है। और जर्मन सिल्वर में क्या होता है, कॉपर भी होता है, जिंक भी होता है, और क्या होता है, निकल भी होता है। क्लियर। किस स्टेट में, सब सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो यहां पर देखो ब्रास के अंदर क्या है, सॉल्यूट, कॉपर हमारा कम मात्रा में होगा, जिंक हमारा ज्यादा मात्रा में होता है। क्लियर। तो ये सॉलिड हो जाए, ये सॉलिड होगा हमारा सॉल्वेंट। तो यही हमारा सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर हमारी तरह सी बात दी गई है। ठीक है। अब हमारे पास लेक्चर आज का हमारा समाप्त होता है। कल हम लोग लेक्चर नंबर 2 लेके आएंगे। आज सिर्फ हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। उम्मीद करता हूं आपको छोटी से छोटी बात समझाने में सफल रहा। अगर कोई डाउट्स आता है तो प्लीज कमेंट करिएगा, मैं आपके डाउट कमेंट में जरूर बताऊंगा कि हाँ इसका आंसर क्या होगा, क्या डाउट है, जरूर समझाऊंगा आपको। ना समझा पाऊंगा आपसे कमेंट बॉक्स में तो आपको इंस्टाग्राम मैसेज करूंगा, बट आपको रिप्लाई पक्का मैं दूंगा ताकि आपको कोई डाउट ना आने पाए। मतलब ये समझ लीजिए कि केमिस्ट्री अगर हमसे पढ़ रहे हैं तो आप केमिस्ट्री की टेंशन भूल जाइए। जितना मेहनत मेरे से हो सकेगा उतना मेहनत करूंगा ताकि आपके अच्छे नंबर आपके नीट में, आपके बोर्ड में आ सके। ठीक है। लेक्चर नंबर 2 आएगा हमारा कल। प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करिएगा ताकि आपका एक शेयर हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और चैनल पे कम सब्सक्राइबर देके मत सोचिए कंटेंट में कोई कमी आई, कंटेंट हमेशा 1 नंबर का आपको मिलेगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।